आवाज आ रही है आप लोगों को? सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होमवर्क, ठीक है? आप लोगों का आप कंप्लीट हो गया था, सर्जरी का कुछ पोर्शन बचा हुआ और मैम अभी कंटिन्यू करेंगी। और जो है इधर पूरा आपका हमारा वगैरह वगैरह कंप्लीट ही हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हुमा। तो हुमा में सबसे बेसिक चीज जो है, सबसे क्लासिफिकेशन होता है, जरा एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, गौर से। उसके बाद जो है फिर हम अभी रेबर पे चलते हैं, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? हम्म, बोलो भाई। ये सर दिख रही चलो ठीक है। तो सबसे पहले हुम्मा को हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो हुम्मा को समरकंदी ने क्लासिफाई किया तीन बड़ी किस्मों में। ठीक है, एक हुम्मय्युम, एक हुम्मयदिक, और तीसरी जो होती है हुम्मय खिल्दिया, जिसको या हम हुम्मय अफूनिया कहते हैं। ठीक है, हुम्मय खिल्दिया या इसी को हुम्मय अफूनी कहते हैं। ठीक। तो हुम्मा की तीन बड़ी क्लासिफिकेशन है, हुम्मय्युम, हुम्मयदिक और हुम्मय खिल्दिया, या इसी को हुम्मय अफूनिया के नाम से जानते हैं। ये क्लासिफिकेशन किया था समरकंदी ने। ठीक है, आप इस चार्ट को बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, हुमायूं की हम लोग अभी कुल टोटल 23 किस्में हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे 23 टाइप्स। ठीक। और एग्जाम में आएगा तो आप 23 करेंगे, क्योंकि जो हुमायत कानून है इब्न सीना की, उसमें उन्होंने भी बाकायदा इसमें यही मेंशन किया हुआ है। और बाकी इसमें आपको मिलेगा ही। हुमैदिक अलग से पढ़ाया जाएगा आपको, हुमैदिक क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे हुम्मे खिलतिया की या हुम्मे अफूनिया की, क्या होता है। हुम्मे योम वो हुम्मा होता है, वो बुखार होता है जो योमिया, योम का मतलब दिन होता है, अमूमन एक दिन दो दिन के लिए, वैसे एक दिन के लिए बोला जाता है। तो ऐसे बुखार जो सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, आर्जी तौर पे होते हैं, ये टेम्पोररी होते हैं, उन्हीं को हुम्मे योमिया के नाम से जानते हैं। हुम्मे दिक जिनको हम ट्यूबरकुलर फीवर कहते हैं, जो टीबी के नतीजे में होता है, उसको हम कहते हैं हुम्मे दिक। उसके बाद जो है हुम्मे खिल्तिया होता है। हुम्मे खिल्तिया मतलब जो हमारे अखलात में है, अखलात में अफूनत पैदा हो जाए, उसके नतीजे में जो हुम्मा पैदा होते हैं, उनको कहते हैं हुम्मे खिल्तिया या हुम्मे अफूनिया, यानी अफूनत पैदा हो जाती है खिल्त के अंदर। तो हमारे जो अखलात हैं, सफरा सौदा दम बलगम, इन्हीं को हम उन्हीं बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे आगे चल के अभी। ठीक है, तो दो चीजें इसके बाद, ये चार्ट समझ में आ गया ना आप लोगों को, हुम्मे दी हुम्मे अफूनिया। अब हम पढ़ेंगे मेन जो होता है वो हुम्मे खिल्तिया। इसी को कंफ्यूजन होता है, तो इसी को हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, या इसी को हुम्मे अफूनी कहते हैं। उसका क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी दो बड़ी किस्में होती हैं, याद रखिएगा। एक को कहते हैं हुम्मे दायमा, या उसी को कहते हैं लाजिमा। ठीक है, एक को कहते हैं नायबा, या उसी को कहते हैं दायरा। ठीक है, हुम्मे दायमा या लाजिमा। दूसरे को कहते हैं हुम्मे नायबा या दायरा। ठीक है, हुम्मे नायबा या दायरा। आवाज आ रही है ना भाई आप लोगों को? है। यस सर। अच्छा। हाँ ठीक है। तो हुमैन दाइमा किसको कहते हैं? देखो, हुम्मे खिल्तिया की दो किस्में हम बड़ी क्लासिफाई करते हैं। एक कहते हैं हुम्मे दाइमा, या उसी को कहते हैं हुम्मे लाजिमा। ठीक है, जब जो हमारा अखलात है, यहाँ पे हम खिल्तिया इसीलिए कहते हैं, तो जो अखलात है उसके अंदर ताफुन जब उरूक के अंदर हो जाए, तो उरूक के अंदर अगर ताफुन पैदा होता है, तो उसके नतीजे में जो हुम्मा पैदा होता है,
उसको कहते हैं हुम्म दायमा या लाजिमा, यानी उसमें हमेशा बुखार बना रहेगा अगर उरूक के अंदर ताफुन हो रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई कॉन्टिन्यूअस फीवर होगा, कब होगा? जब उरूक के अंदर ताफुन होता है, तो उसके नतीजे में हुम्म दायमा या हुम्म लाजमा, इसको गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे चल के सभी बार बार आएगा, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हुई है। ठीक है, तो हुम्म दायमा कब कहा जाएगा, या लाजिमा? दायमा का मतलब दायमी से बना हुआ है, तो दायमी उसको कहते हैं जो हमेशा रहे। कहते नहीं है कायम दायम रहे, तो दायम का मतलब हमेशा के लिए जो रहता है। तो ये वो बुखार है जो उतरेगा नहीं, ऐसा नहीं है, खाली ग्रेड इसका होगा लो ग्रेड हाई ग्रेड, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। जब शुरू होगा तब से लेके आखिर अपने मरहले तक ये बुखार बना ही रहेगा, फिर अचानक वो जो सही होना होगा, फिर खत्म होकर बुखार खत्म हो जाएगा। इसके जो दौरे आएंगे वो सिर्फ ग्रेड में चेंज होगा, हाई ग्रेड लो ग्रेड, ऐसा नहीं कि बुखार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा फिर अगला दौर आएगा। तो जब उरूक के अंदर ताफुन पैदा होता है अखलात में, उरूक के अंदर, तो ऐसे हालात में जो पैदा होंगे उसको हुम्म दायमा या हुम्म लाजमा कहते हैं। और अगर यही ताफुन अखलात में उरूक के बाहर पैदा होगा, तो हम कहते हैं उसको, बोलो भाई, अगर उरूक के बाहर होगा हुमायूं नाइबा ताफुन, या फिर उसको दायरा दायरा। या नायबा के नाम। ये याद हो गया ना आपको? ये दोनों चीजें कंफ्यूज कतई नहीं होइए, इसी पे खूब सवाल आते हैं। अब वजह क्या होती है देखिए, इसके भी तो नायबा या दायरा, नायबा का मतलब जो वही जो बारी के साथ आती है, उसे ऐसे बुखार को हम कहते हैं नायबा या दायरा। ठीक है, उसका एक दायरा होता है, वहां से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं उरूक। उरूक के अंदर अगर ताफुन पैदा हुआ तो नायबा या दायरा, उरूक सॉरी उरूक के अंदर ताफुन हुआ तो दायमा या लाजमा होगा, उरूक के बाहर अगर ताफुन पैदा हुआ तो नायबा या दायरा होता है। ठीक है, इसी को हम इंटरमिटेंट फीवर के नाम से जानते हैं, इंटरमिटेंट फीवर। ओके, तो नाइबा दायरा इज आल्सो नोन एज इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर इज दायमा या लाजमा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं दायमा की जो कंटिन्यूअस फीवर होती है उसकी दो किस्में होती हैं। एक होता है मुतबका, एक होता है मुफत्तिरा। ठीक, मुतबका का मतलब होता है इसमें फ्लक्चुएशन होगा, मुतबका उसको कहेंगे जिसमें फ्लक्चुएशन हो, मतलब ग्रेड चेंज होगा, यानी बुखार लो ग्रेड से हाई ग्रेड इन सब में होगा। तो ऐसे बुखार को जो परमानेंट रहे, दायमी रहे, लेकिन उसका ग्रेड चेंज, उसमें फ्लक्चुएशन आए, टेम्परेचर कम ज्यादा हो, ऐसे बुखार को हम मुतबका कहते हैं, या कंटिन्यूअस फीवर का एक टाइप होता है जिसको फ्लैचुलेंट फीवर या मुतबका कहते हैं। और वो दायमी बुखार जो हमेशा बना रहे और उसमें फ्लैक्चुलेंस भी ना हो कोई, यानी जैसे 103 डिग्री है तो कंटिन्यूअस 103 डिग्री ही बना रहेगा, तो उसको हम कहेंगे मुफत्तिरा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दायमी बुखार जो हमेशा बना रहे, उसमें ग्रेड चेंज हो, यानी लो ग्रेड हाई ग्रेड फीवर हो, लेकिन फीवर हमेशा बना रहे, तो उसको कहेंगे मुतबका। अगर फीवर हमेशा बना रहे और उसका ग्रेड भी ना चेंज हो, तो उसको कहेंगे मुफत्तिरा। ठीक है, फिर अब नायबा और की किस्में जब पढ़ेंगे तो इसकी तीन किस्में होती हैं। एक होता है मवाजेबा, एक होता है गिब, और एक होता है रुबा। चूंकि किस्में दायरा की हैं तो आगे हम दायरा लगा देंगे। ठीक है, तो मवाजेबा, गिब और रुबा। तो मवाजेबा का मतलब वो होता है जिसमें अखलात उरूक के बाहर मुताफिन हो, और जो अखलात है वो बलगम है, यानी बलगम के नतीजे में, अगर बलगम उरूक के बाहर ताफुन पैदा हुआ उसमें, तो उसके नतीजे में जो बुखार आएगा, ऐसे बुखार को मवाजबा कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। तो भाई, यस सर। क्योंकि फीवर में अच्छे अच्छों को फीवर आ जाता है, और इसी को समझ लीजिए एकदम जीरो हो जाएगा फीवर, कुछ नहीं होता। अगर साफ ना हो रहा तो हम फिर से लिखें। चलो लाजमा दायमा समझ लियो ना, फिर से हम इनके क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं। हम दायमा को बता रहे हैं पहले, या लाजिमा इसी को कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फीवर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फीवर, इसमें दो कंडीशन डेवलप होंगे। एक होगा
कि बुखार कंटिन्यूअस रहे लेकिन कम ज्यादा हो, ठीक, जिसको हम कहते हैं उसमें फ्लैक्चुएशन हो। अगर फ्लैक्चुएशन हो रहा है तो ऐसे बुखार को कहते हैं मुतबका। अगर फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है, बुखार का ग्रेड मेंटेन है, तो ऐसे बुखार को कहेंगे मुफत्तिरा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। अब मुताबिक इसके जो किस्में होती है मुतबका की, एक मुतजायदा होता है, मुतजायदा, दूसरी किस्म में होती है मुतनाकिसा, मुतनाकिसा, तीसरी किस्म इसकी जो होती है मुतसाविया। मुतजायदा का मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, ठीक है, जैसे कभी बुखार 101 हो रहा है, कभी 104 हो जा रहा है। और मुतसाविया का मतलब तनासुब में रहे, ठीक है, मुतसावी हो। और मुतनाकिसा मतलब बहुत कम फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन हो रहा होता है। तो ये तीन किस्में होती है, मुतजायदा, मुतनाकिसा, मुतसाविया, ठीक है, या मुतसावी, या इसी को मुतशाबिहा भी कहते हैं, मुतशाबिहा। तो मुतजायदा, मुतनाकिसा, मुतसावी या मुतशाबिहा, ये किसकी किस्में हैं? मुतबका की। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको बता दे रहे हैं ताकि कभी आए तो आप कर ले जाओ, वरना आप मुतबका याद रखिएगा और कुछ नहीं। मुफत्तरा में एक्चुअली में क्या होता है, एक होता है लिस्का, एक होता है गिब, और एक होता है रुबा। तो आपको एक चीज मैं बताऊं, जब कभी लिस्का की बात हो तो लिस्का इस्तेमाल किया जाता है बलगम के लिए, ठीक है, यानी वो बुखार जो बलगम के उरूक के अंदर ताफुन होने से पैदा होगा, उस बुखार को कहते हैं लिस्का, और ये रोज बना रहेगा। दूसरा होता है गिब, गिब इस्तेमाल किया जाता है सफरा के लिए, लिस्का बलगम के लिए बोला जाता है। तो यानी सफरा, अगर उरूक के अंदर ताफुन पैदा हुआ सफरा का, सफरा में, तो ऐसे बुखार को कहेंगे गिब, ठीक है। और किसमें किसकी है? लाजमा की, तो आगे लाजमा लग जाएगा। रुबा जो इस्तेमाल किया जाता है सौदा के लिए, क्योंकि सौदावी बुखार चौथियाई बुखार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसा सौदा जो उरूक के अंदर मुताफिन हो, तो जो बुखार पैदा करेगा, ऐसे बुखार को कहेंगे रुबे लाजमा। तो गिब लाजमा, रुबे लाजमा, और सिर्फ लिस्का बोला जाता है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन की जरूरत नहीं होती है। जो उरूक के बाहर बलगम ताफुन होता है जब, तो उसको मवाजिबा कहते हैं, और उरूक के अंदर जब बलगम का ताफुन होता है तो उसको हम लिस्का कहते हैं। तो इसलिए यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गिब दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर। अगर उरूक के अंदर होता है तो कहते हैं गिब लाजमा, उरूक के बाहर मुताफिन होता है तो उसको कहते हैं गिब दायरा। इसी तरीके से सौदा अगर उरूक के अंदर ताफुन लायक होगा तो कहेंगे रुबे लाजमा, और उरूक के बाहर ताफुन होगा तो उसको कहेंगे रुबे दायरा, ठीक है। क्लियर कट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर मुतशावी का मतलब क्या है? मुतसावी का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर, यानी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म। इसमें बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, अभी आएगा, खाली हम बता देंगे। इसमें जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस साइड वाले में लिस्का, गिब और रुबा, मवाजेबा, इसी का आप लोग बार बार नाम भी सुनते होंगे और यही सब ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। सर तो लिस्का इसी अगर तरीके से, रुक के अंदर हो तो क्या हाँ बोलेंगे? बोलो। देखो लिस्ट, लिस्का रुक के हमारी अंदर है। बात ध्यान से, देखो देखो बात सुनो ध्यान से। लिस्का अगर बलगम, यहाँ से कंफ्यूज थोड़ा सा आप लोग हो रहे हैं, पहले हम बलगम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान दो, बलगम, बलगम अगर उरूक के अंदर है, उरूक के अंदर और बाहर, तो जब बलगम उरूक के अंदर होगा तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे हम उसको? सिर्फ लिस्का बोलते हैं, ठीक है। अगर बलगम उरूक के अंदर मुताफिन हुआ
तो ऐसी सूरत में क्या होगा, लिस्का बोलते हैं। ऐसे बुखार को हम लिस्का बोलते हैं, यानी ये लाजमी की किस्म है ना, बुखार हमेशा बना रहेगा। अगर बलगम उरूक के बाहर मुताफिन हुआ तो ऐसी सूरत में उसको हम मवाजेबा बोलते हैं। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रही है? ऐसे नोट करो, कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक, तो उरूक, बलगम अगर उरूक के अंदर हो रहा है तो लिस्का, और बलगम अगर उरूक के बाहर हो रहा है तो मवाजेबा। ठीक है, अब हम बात आते हैं सफरा पे। सफरा भी वही हाल है, अगर उरूक के अंदर है तो क्या कहेंगे, बाहर है तो क्या कहेंगे। ये भी चूंकि जो लाजमी। उरूक के अंदर होता है तो सफरा के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, गिब। ठीक है, सफरा में मुताफिन पैदा हुआ तो उसको गिब बोलेंगे। अंदर बाहर हो रहा है तो सिर्फ वही, अगर उरूक के अंदर हो रहा है तो गिब के साथ क्या लगा देंगे भाई, अंदर मतलब लाजमी। लाजिमा होगा ना। लाजमा। हाँ, वेरी गुड। और बाहर हो रहा तो क्या कहेंगे, गिब, दायरा। दायरा। वेरी गुड, अब मेरा समझाना कामयाब हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बात आएगी जब सौदा की, तो सौदा के लिए सिर्फ हम रुबा लगाते हैं। ठीक है, रुबा मतलब चौथे चार को बोलते हैं ना, अरबा, रुबा, तो सौदा। फिर यस वही कंडीशन, सौदा का अगर उरूक के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे, रुबा, लगा देंगे आगे लाजिमा। और सर। उरूक के बाहर है तो फिर लगाएंगे रुबा, और दायरा लग जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये बताओ। यस सर। क्लियर हो गया? बुखार के नाम आप कोई भी आएगा बता लोगे ना कौन सा उसका अखलात है और कहाँ ताफुन पैदा हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद बहुत तेज उड़ाऊंगा, और यहीं से सवाल सारे बनते हैं। आप लोग कितना बुखार पढ़ लीजिए, कितना हुम्मा 50 बार पढ़ लीजिए, ये चीज अगर नहीं सब दिमाग में बैठा तो जिंदगी में सवाल सही नहीं हो पाता। तो यहाँ क्लियर हो गया ना? यस सर। तो भाइयों, हाँ, ठीक है। अब मुतबका इसीलिए आंख बंद करके कभी आएगा तो सिर्फ किसके लिए हो जाता है, खून के लिए। जब दम में ताफुन पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, मुतबका, इसीलिए। ठीक है, तो खून के लिए हो गया मुतबका, बाकी गिब हो गया, सफरा के लिए, रुबा हो गया, सौदा के लिए, लिस्ता और मवाजिबा इस्तेमाल करते हैं बलगम के लिए। बात समझ में आ गई? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खून क्यों नहीं उरूक के बाहर मुताफिन हो रहा है, यही सोच रहे होंगे ना। हमने उरूक के बाहर वाले में यानी दायरा की किस्मों में सिर्फ मवाजिबा, गिब और रुबा बताया, खून नहीं बताया, यही ना। तो खून कहाँ होता है हमेशा, उरूक के अंदर। जब उरूक के बाहर हो जाएगा तो वो खून रह ही नहीं जाएगा, फिर वो मुंजमिद होकर और सारी चीजें हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हो चुका होगा हमारे ख्याल से आप लोगों को। खून के ताल्लुक से डायरेक्ट मुतबका, और मुतबका की 3 किस्में हैं, वो मुतसावी, मुतजाविद और मुतनाकिसा। वो अलग चीज है, बहुत ज्यादा इशू नहीं है। बलगम अगर उरूक के अंदर है लिस्का, बाहर है मवाजिबा। सफरा अगर उरूक के अंदर है गिब लाजिमा, बाहर है तो गिब दायरा। सौदा उरूक के अंदर है तो रुबे लाजिमा, और बाहर है तो रुबे दायरा। ठीक, दो चीजें हुई क्लासिफिकेशन। अब बताते हैं हम आपको बारी के बारे में। तो बारी मैंने बताया किसमें, हुम्मे लाजिमा में बारियां नहीं आएंगी, सिर्फ क्या होगा, ग्रेड चेंज होगा। जैसे मान लो बुखार 100 है तो 102 हो सकता है, किसी टाइम फिर 100 आ जाएगा, किसी टाइम 104 हो सकता है, 100 आ जाएगा, लेकिन जीरो यानी जो ए फेब्राइल कंडीशन में वापस नहीं आएगा। और इधर भी ए फेब्राइल मतलब बहुत, वापस कभी ए फेब्राइल हो ही नहीं सकता। जब तक मरीज हालत में है, मर सही हो जाएगा तो ए फेब्राइल हो जाएगा। लेकिन जो फतरा वाले होते हैं, अरे दायरा वाले होंगे, इसमें क्या होता है कि बुखार बिल्कुल उतर जाता है, फिर अगली बारी आएगी, फिर बुखार चढ़ेगा, फिर बढ़ता जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, बात समझ गए? अब जो बुखार होता है, ठीक है, जो बलगम की वजह से होता है, बलगम की वजह से जो भी बुखार होगा उसमें बारी रोज आएगी। यानी जो बुखार आएगा वो बारी के साथ आएगा, खून के में बारी आएगी नहीं, क्योंकि बारी का बुखार ही नहीं है, वो लाजिमा है, परमानेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बलगम है उसमें बारियां आएंगी, डेली आएंगी, लेकिन ठीक है।
हमेशा या दायमी बुखार बना रहेगा। बलगम में बारी आती है, रोज आएगी। जैसे आज बुखार आया, दिन भर रात 2-4 घंटे रहेगा, बुखार उतर जाएगा, फिर कल आएगा, फिर दिन भर 2-4 घंटे दिन में रहा या रात में जब भी आएगा रहेगा, फिर बुखार उतर जाएगा। समझ गए? बलगम में यानी किस किस में बारी, मवाजिबा या लिस्का का बुखार होगा तो बारी रोज आएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात ना? यस सर। अगर सफरा की वजह से बुखार हुआ तो बारी हर तीसरे दिन आती है, और सौदा की वजह से जब बुखार होगा तो बारी चौथे दिन आती है। ठीक है, तो एक सवाल ये पूछा जाता है, बारियां कब आएंगी? तो बलगमी बुखार होगा यानी मवाजिबा और लिस्का के नतीजे में जो बुखार आएंगे वो आएंगे रोजाना। दोनों भाई रोजाना। गिब के नतीजे में यानी सफरा के नतीजे में बारी हर तीसरे दिन आती है, और रुबे दायरा के नतीजे में बारी चौथे दिन में जो आएगी। ठीक है। ये जो इसमें लिस्का अब है, लिस्का अब हम तो बता रहे रुक। हैं, हाँ एक मिनट रुको रुको रुको, वही बताने जा रहे हैं अभी, जल्दबाजी ओके ना ओके। करो। अब जो मैंने बताया, जो लिस्का और गिब की किस्में और रुबा की किस्में बताई थी जो लाजिमा में, वहां बारी आती ही नहीं है भाई, वो तो बारी की बुखार ही नहीं था ना, तो उस पर कुछ सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ दायरा में सोचना है, तो बारियां सिर्फ दायरा में आएंगी। तो जो गिब दायरा है, रुबे दायरा है और मवाजिबा है, यही बारी आएगी। लिस्ता, गिब, रुबे लाजमा और गिब लाजमा में बारी आती ही नहीं, और बारी के छोड़िए इसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं देखने को मिलेगा, यानी जिस ग्रेड में फीवर रहेगा उसी ग्रेड में मेंटेन रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जो नहीं समझा पूरा फीवर खत्म हो गया है। किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ ले अब, यही पूरा बुखार है। अच्छे से समझ में आ गया ना? यस सर। आगे बढ़े, चलो। अब हम करते हैं स्क्रीन शेयर और आते हैं अपने, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? बोल दो भाई। यस सर। इस, चलो सर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रैबर में जो चीजें थी, अब इसी की रोशनी में हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। अगर बुखार के साथ दर्द सर हो तो तलों पे, तलों मतलब पैर के जो नीचे है प्लांटर पे, हम लोग क्या करते हैं, सिंगा लगवाना मुफीद होता है। ठीक है, यानी जो सबसे हाईएस्ट मकाम पे दर्द हो रहा है और सबसे लोएस्ट मकाम पे हम सिंगा लगवाएंगे। ठीक है, यानी कपिंग करेंगे। कौन सी कपिंग करेंगे? वेट कपिंग करेंगे, ड्राई नहीं। सिंगा कहते हैं पचने लगवाना। ठीक, रुबे दायरा की बारी का वक्त, अब देखिए बारी कितने देर तक रहता है। एक सवाल होता है बारी कितने दिन में आता है, दो बातें होती है, बारी कब कब आएगा, एक होता है बारी कितने देर तक रहता है। तो दोनों बातों में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बताया अभी रुबे दायरा की जो बारी होती है वो चौथे दिन आती है हर, ठीक है, हर चौथे दिन आएगी। तो बारी चौथे दिन आएगी, लेकिन बारी जो होगा वो 24 घंटे का होगा, यानी जब बुखार एक बार आएगा तो वो 24 घंटे तक रहेगा, फिर उतर जाएगा, फिर चौथे दिन आएगा नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह बलगमी जो बुखार होता है उसकी बारी जो होती है ना 18 घंटे की होती है, रोज आएगा 18 घंटे। इसलिए कि बलगम क्या होता है ना, उसमें रतूबत और उसकी वजह से वहां पे मादा जो उसके साथ जब चिमटता है तो वो निकलने में उसको वक्त लगता है, और सौदा जल्दी मुतासिर नहीं होता, जब मुतासिर होता है तो लंबे समय तक, इसलिए 24 घंटे तक रह जाता है, और फिर वहां से जब निकल गया फिर कुछ समय तक आराम। तो बलगम रुबे दायरा की बारी जो होती है वो 24 घंटे की होगी। ठीक, और बारी कितने दिन पे आती है? चौथे दिन पे। इसी तरीके से बलगमी बुखार की बारी 18 घंटे की होगी, और बारी जो आती है रोज आती है। अभी मैंने बताया सफरावी बुखार की बारी जो आएगी वो 12 घंटे की होगी। तो सबसे कम जो वक्फा होता है बारी का वो सफरावी बुखार में होगा, और बारियां इसकी तीसरे दिन आती हैं। ठीक है, बातें कंफ्यूज तो नहीं हो रही, एक दूसरे को मिला तो नहीं रहे हो? देखो जो अटैक पड़ेगा फीवर का वो होगा सफरा में 12 घंटे का, बलगमी बुखार में 18 घंटे का, और रुबे दायरा यानी सौदाई बुखार में 24 घंटे का। और जो रिपीट होगा बारी, यानी अगली बारी जब नेक्स्ट आएगी तो वो चौथे दिन पे आएगी दायरा में। बलगमी बुखार में रोज बारियां आएंगी, सफरावी बुखार में हर तीसरे दिन आती है। ठीक, अज़दियाद हरारत या इश्तियाल हरारत की इस गैर तबी हालत का नाम जिसमें कमोबेश बदनी अफाल में खलल व फतूर लायक हो जाता है। तो ये बुखार की तारीफ है,
क्या होता है, अज़दियाद हरारत होता है या इश्तिआल हरारत, यानी हरारत भड़क जाती है, ठीक है, उसी का नाम होता है बुखार और कुछ नहीं होता है। ठीक। इसी को हम इस्तिलाही तौर पे हरारत गरीबा कहते हैं। हरारत गरीबा का मतलब ये होता है जो हरारत गरीबिया हमारे जिस्म के अंदर है, जो तबई होता है, अगर उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है तो ऐसी हालात को हालत गरीबिया कह दिया जाता है, सॉरी गरीबा कह दिया जाता है, ठीक है। गुस्सा और वर्जिश वगैरह से भी वक्ती तौर पर बदनी हरारत बढ़ जाता है, मालूम है, गुस्सा लगा तो एकदम टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, कहते नहीं पारा हाई हो गया, इसी तरीके से जो है आप वर्जिश कर रहे हैं तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसको हम बुखार कभी नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। जालिनूस का कौल है कि जब बदन के अंदर जुज़ नारी दूसरे अज्जा अनासिर से मिलते हैं और जब इससे एक मोतदिल हरारत पैदा होती है तो उस वक्त उस हरारत गरीबिया कहा जाता है। मगर हरारत गरीबिया में जब हिद्दत व शिद्दत पैदा हो जाती है उसका नाम हरारत गरीबिया। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया था कि जो जिस्म के अंदर जो नॉर्मल एक हमारी हरारत गरीबिया है, जब वो अनासिर के बाहम फेलो इनफाल से जो एक हरारत पैदा होती है उसका नाम हरारत गरीबिया रखा गया, जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर होती है और हमारी जिंदगी को कायम रखती है। जब उसी हरारत में शिद्दत आ जाए या फिर कमी आ जाए, शिद्दत आती है तो हम बुखार कह देते हैं, तो इसी को हरारत गरीबा कहेंगे। तो उसमें कमी आ जाए या ज्यादती हो जाए तो उन तमाम सूरतों में हरारत गरीबा उसी का नाम होता है, ठीक है। राजी ने बताया था कि हरारत गरीबिया दरअसल हरारत नारिया की किस्म है। तो राजी ने, ये हरारत गरीबिया की सब तारीफ दी गई है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। हरारत गरीबिया दरअसल हरारत नारिया की एक किस्म है, तो ये किसने कहा था, राजी ने। तो नार में रे है, राजी में रे है, तो हरारत नारिया की किस्म बताया था राजी ने। लिहाजा जब तक जब ये दर्जे एतदाल पर रहती है तो हरारत गरीबिया कहा जाता है, और जब एतदाल से बढ़ जाती है तो हरारत गरीबा कहा जाता है। तो राजी ने भी वही बात कही है, लेकिन वो कैसे बताया, उन्होंने बताया कि अरकान के फेर इनफाल से, यानी अनासिर के फेर इनफाल से पैदा होता है जो मोतदिल हरारत, और इन्होंने बताया था कि ये नारिया की सिर्फ एक किस्म है हरारत नारिया की, जब वो एतदाल पे रहती है तो गरीबा बोला जाता है और जब एतदाल से हट जाती है तो गरीबा कहते हैं, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जियान हरारत, जियान को कहते हैं हीट लॉस हम लोग ना। इसकी तीन सूरतें होती हैं, तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जियान हरारत की कितनी सूरतें होती हैं, तो आप कहेंगे तीन। कौन कौन, इंतकाल हरारत, तबख्खुर हरारत, या तशम्मो हरारत या तशव्वो। तो इंतकाल को हम लोगों ने पढ़ा होगा, मुंतकिल होना यानी कंडक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे ना कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, हीट में पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में। तो ये कंडक्शन होता है इंतकाल हरारत, यानी एक जगह से दूसरे जगह का कंडक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ से वहां चला जाता है, जैसे लोहे को हमने गर्म किया तो यहाँ से कंडक्ट होके, कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर कंडक्टर, तो जो कंडक्टर होते हैं क्या करते हैं, फ्लो होता है वहां पे। तो इसी तरीके से हरारत जो है, टेम्परेचर जो है कंडक्ट हो सकता है। दूसरी उसकी सूरत होती है हीट लॉस की कि तबख्कुर होता है, तबख्कुर को कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस हो सकता है। और तीसरी होती है तशव्वु, तशव्वु कहते हैं रेडिएशन को, तो रेडिएशन के थ्रू भी हीट लॉस होता है, ठीक। तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, जिसको हम लोग यूनानी नुक्ते नजर से जब पढ़ते हैं तो इंतकाल हरारत, तबख्खुर हरारत और तशव्वुए हरारत कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन जियान हरारत के यानी हरारत हीट लॉस की तीन सूरतें होती हैं। बुखार के बुनियादी असबाब सिर्फ दो होते हैं, कौन कौन से, या तो खिलते फासिद होगा या तो फिर क्या होगा, असबी खलल होता है। तो पूछा जाए बुखार के बुनियादी असबाब, तो आप कहेंगे खिलते फासिद या मूजी मादा, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं उसको हम, कहाँ गया भाई, असबी खलल। और जो पहला होता है वही मूजी मादा जो होता है या खिलते फासिद होता है, वही सबसे ज्यादा कसीरुल वकू होता है, असबी खलल से बुखार बहुत कम आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हुम्मियात औराम को हुम्मियात अर्ज भी कहते हैं। तो औराम के नतीजे में जो हुम्मियात पैदा होते हैं, ऐसे हुम्मियात को हुम्मियात अर्ज कहते हैं, क्योंकि किसी मर्ज के नतीजे में पैदा हो रहा है इसीलिए उसको हुम्मियात अर्ज कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में, क्योंकि यूनानी में जो होता है ना, हुम्मा एक सिम्टम नहीं है, एक मर्जी कैफियत होती है। तो हुम्मियात औराम को हुम्मियात अर्ज कहते हैं, याद रखिएगा। अम्ल अफूनत के लिए हरारत और रतूबत की जरूरत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी इंफेक्शन अरे पुट्रिफिकेशन होगा, कहीं पे अफूनत पैदा होगा, तो उसके लिए रतूबत और हरारत की जरूरत होती है, ठीक है। तो पूछा जाता है विच इज एसेंशियल फॉर अफूनत, या अफूनत के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत होती हैं, तो वहां पे हरूरत हरारत और रतूबत का पाया जाना जरूरी होता है अफूनत के लिए, ठीक है। अफूनी बुखार या जरासीमी बुखार को हुमियात नौरिया कहते हैं या हुमियात खिलतिया कहते हैं, तो अभी मैंने बताया हुमियात अफूनिया कहते हैं, या उसी को हुमियात खिलतिया कहते हैं, या उसी को हुमियात नौरिया कहते हैं, तो ये याद रखिएगा नौरिया। तो उसी हुमियात खिलतिया को हुमियात अफूनिया को नौरिया के नाम से भी जाना जाता है। हुमियात मर्द असली को बुखारों को कहा जाता है, तभी मैंने बताया हुमियात जो होता है मर्ज है और
उसी को बोला जाता है। हुम्मियात अर्ज उन बुखारों को कहते हैं जो दूसरे मर्ज की वजह से होते हैं। तो आपने जाना ही है, अर्ज जो होता है किसी मर्ज के नतीजे में होता है। जैसे अभी मैंने बताया हुम्मियात औराम, तो वर्म के नतीजे में जो बुखार पैदा हुआ ऐसे को हुम्मियात अर्ज कह देते हैं। हुम्मियात अर्ज की बेहतरीन और कसीर वकू मिसाल वर्म, हुम्मियात वर्म है। तो हुम्मिय वर्म एक किस्म की क्या है, मिसाल है हुम्मियात अर्ज की, ठीक है। अब जब हुम्मे अफूनिया हो गया तो दूसरी एक किस्म क्या हो गई, हुम्मे गैर अफूनिया। तो हुम्मे गैर अफूनिया की किस्म कौन सी है, हुम्मे यौम, वो गैर अफूनी होता है। तो अभी मैंने बताया, अल्लामा शकरकंदी ने बुखार की तीन जिनसें बताई थी, एक था हुम्मे यौम, एक था तपदीक, और एक था हुम्मे अफन, यानी हुम्मे अफूनी या हुम्मे खिल्तिया, ठीक है। बुखार की शुरुआत में नब्ज पहले ममतली और कवी होगा, बाद में नरम हो जाता है, और लास्ट में जुल्क़रतैन, दो ठोकर वाली हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हरारत बड़ी होती है, हरारत बढ़ने की वजह से क्या होगा, नब्ज में पहले कवी हो जाता है, हरारत की वजह से तो ममतली भी हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कंजेशन सारी चीजें होती है ना, फीवर बढ़ेगा, कंजेशन होगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, नरमी पैदा हो जाती है। और जुल्क़रतैन, क्योंकि जोफ लाइक होता है, तो हरारत जो होता है, बुखार जो होता है जोफ पैदा करता है, उसके नतीजे में जुल्क़रतैन हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखिएगा। नब्ज जुल्क़रतैन, इसकी को नब्ज मतरकी भी कहते हैं। तो कभी पूछा गया है नब्ज मतरकी आल्सो नोन एज नब्ज जुल्क़रतैन। इसमें क्या होता है कि एक नब्जे के अंदर नब्ज में दो ठोकर महसूस होता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, नब्ज में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस खाली जान लीजिए कौन सा क्या मिलता है। एक होता है हुम्मात तुफिया, तुफिया कहते हैं हम लोग किसको, फुंसी दाने वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे बुखार जिनमें दाने निकलते हों, फुंसियां निकलते हों, आंवले पड़ जाते हों, ऐसे बुखार को हम हुम्मे तुफिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताइए कोई हुम्मत तुफिया की, बताओ जल्दी से। चेचक। चेचक, हाँ, टाइफाइड। चेचक, खसरा, जितने भी है, मीजल्स, माम्स, ये सब मीजल्स वगैरह सब क्या है, दाने निकल आते हैं। हुम्मियात तुफिया को हुम्मियात फाजरा भी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्लाइन, अब सिर्फ रटना आपको। तो हुम्मियात तुफिया जो जिनमें दाने निकल जाते हैं, फुंसिया, आंवले वगैरह आ जाते हैं, ऐसे बुखार को हुम्मियात तुफिया के नाम से जानते हैं। और हुम्मियात तुफिया को हुम्मियात फाजरा भी कहते हैं, ठीक है। हुम्मियात हारा वो कहते हैं जिसमें गर्मी महसूस होती है, हुम्मा बारदा वो बुखार जिसके साथ सर्दी महसूस होती है, हुम्मियात नाफिजा वो बुखार जिसके साथ लरदा। तो ये सब आसान सा है। हुम्मियात बुखारा जिसमें बहुत तेज गर्मी महसूस होगी, हुम्मियात बारदा वो है जिसमें सर्दी लगती है, और नाफिजा उसको कहते हैं जिसमें लरदा कपकपी भी महसूस होती है, ठीक है। तो हुम्मियात नाफिजा पूछा गया, बारदा वारदा इतना वो नहीं है, लोग कर ही ले जाते हैं। नाफिजा किसको कहते हैं, जिसमें लर्जे के साथ बुखार आती है, ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह। उसके बाद औकात बुखार, तो बुखार के दर्जात, जैसे हम लोगों पर हर मर्ज के दर्जात होते हैं, इसलिए बुखार के भी दर्जात होते हैं। तो पहला दर्जा जो होता है बुखार का, ये सर्दी का दर्जा होता है, बस दैट याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले सर्दी लगेगी, तो कब भी बुखार चढ़ना होता है सबसे पहले क्या होता है, हल्की सी फुरेरी से महसूस होती है, हल्का सा ठंडक महसूस होता है, ठीक, लर्जा सा, उसी को कहते हैं पहला दर्जा, यानी ये सर्दी का दर्जा होता है। और बहुत ज्यादा जब सर्दी कभी कभी होती है तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी को हम कशरीरा कहते हैं। तो हल्की फुल्की होती है उसको लर्जा कहते हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है तो कशरीरा कहते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में अमूमन लर्जा नहीं पाया जाता बल्कि तशन्नुज होता है। तो बच्चों में जब बुखार आता है तो ये पहला जो दर्जा होता है वो सर्दी वाला नहीं होता, बल्कि वहां पे कन्वल्जन जैसी नौबत आ जाती है बच्चों में, तो वहां पे तशन्नुज देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला दर्जा बच्चों का तशन्नुज का दर्जा हो जाता है, और जवानों में सब में जो पहला दर्जा होगा वो सर्दी का दर्जा होगा। ये बुखार का दूसरा दर्जा होता है, ये सखूनत वाला होता है, मुसक्किन यानी गर्मी का दर्जा होता है। तो पहला सर्दी का दर्जा, दूसरा सखूनत यानी गर्मी का दर्जा, ठीक है। इसमें पूरा बदन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और हरारत नहाइया एक लफ्ज होता है कि बाज बुखारों में दूसरे दर्जे के अंदर तीसरा दर्जा शुरू होने से पहले हरारत की ज्यादा उरूज तक पहुंच जाती है, इसी को कहते हैं हरारत नहाइया, यानी दूसरे ही दर्जे में बहुत ज्यादा हरारत पहुंच जाएगा, यानी जितना होना होगा उतनी हरारत पहुंच जाती है। तो ऐसे हरारत को हरारत नहाइया कहा जाता है, यानी दूसरे दर्जे के ही अंदर हरारत पूरे पीक पे पहुंच जाए। और तीसरा जो दर्जा होता है इसी को दर्जे इन्हेताब कहते हैं। तो इस दर्जे में क्या होता है, बुखार पूरे पीक पे पहुंचेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी पसीना वगैरह आके बुखार उतर जाता है, इसी को कहते हैं दर्जे इन्हेताब। तो पहला दर्जा क्या होगा बुखार का, सर्दी का, दूसरा दर्जा गर्मी का जिसे सुकूनत कहते हैं, और तीसरा दर्जा इन्हेताब का होता है, ठीक है। अब बुखार खत्म होने के दो सूरतें होती हैं, या तो बुखार बुहरान से जाए या तहल्लुल हो, ठीक है। तो बुखार के खत्म होने की दो सूरतें होती हैं, या तो बुहरान
आए या तो तहल्लुल हो। तहल्लुल का मतलब तहलील हो जाए। बुहरान उस सूरत में बदन के अंदर कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा होती है, ठीक है। ये 12 से 23 घंटे के अंदर तेजी से बुखार उतर कर दर्जे एतदाल पे आ जाता है। तो बुहरान कहते ही है कि कोई अचानक तब्दीली जिस पैदा हो जाए उसी को हम बुहरान के नाम से जानते हैं, ठीक है। बुहरान की कई सूरतें हो सकती हैं, यानी बुहरान आने के तरीके कई हो सकते हैं। यानी बुखार उतरने के लिए जो बुहरानी कैफियत होती है, यानी फैसला कुन वक्त होता है, उसी को हम बुहरान कहते हैं। यानी अब बुखार सही होगा या आदमी मतलब मर्ज गालिब आएगा या मरीज गालिब आएगा, ये सूरतें होती हैं। अगर मर्ज गालिब आ गया तो इंसान फौत हो सकता है, और मरीज गालिब आ गया तो मर्ज सही हो जाएगा, मर्ज ठीक हो जाता है। तो बुहरान कई तरीकों से आते हैं। एक कहते हैं अरक़े बुहरानी, यानी पसीना ज्यादा आता है। जब बुहरान की सूरत आएगी तो पसीना खूब निकलेगा, तो ऐसे बुहरान को कहते हैं, यानी पसीने के साथ जो बुहरान आता है उसको कहते हैं अर्क ए बुहरानी। अर्क मतलब पसीना। एक होता है इसहाल, कभी कभी बुहरान जो होता है वो दस्त के जरिए होता है, ठीक है। दस्त जारी हो जाएगा, यानी बुखार बहुत तेज आया, अब खत्म होने वाला है, किसी मर्ज का जो बुहरान होता है, फिर क्या आ जाएगा, बुहरान की सूरत आएगी और खूब तेज दस्त आएगा, और इंसान की मर्ज से शफा भी हो हासिल हो जाती है। एक होता है रुआफ बुहरानी, नक्सीर फूट जाता है, ठीक है। तो रुआफे, अर्के बहरानी, इसहाले बहरानी और रुआफे बहरानी। मैंने एक सवाल एक बार टेलीग्राम पे दिया था कि जो सबसे करीब तर जो होता है रुआफ, सबसे बेहतर जो होता है, सबसे ज्यादा जो बहरान की सूरतें होती हैं वो कौन सी होती हैं? नक्सीर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये जो जितनी बातें हमने बयान की, ये अर्का बहरानी हो या इसहाली हो या रुआफ हो यानी नक्सीर हो, सब के सब इस्तफराक इसमें है ना, तो इसीलिए इनको इस्तफराग बहरानी कहा जाता है। भाई इस्तफराग का जरिया अर्क है, इस्तफराग साल भी इस्तफराग है, नक्सीर भी इस्तफराग है, तो इसीलिए इनको इस्तफराग बहरानी कहते हैं, ठीक है। एक होता बहरान इंतकाली, इंतकाली मुंतकिल होना। तो बहरान इंतकाली का मतलब होता है अगर बुखारों का खात्मा इस तरह हो कि सतह बदन पर दाने, फुंसियां, फोड़े नमूदार हो जाएं, तो ऐसी सूरत को कहते हैं बहरान इंतकाली। यानी एक बुखार खत्म होकर कोई दूसरी सूरत पैदा कर दे रही है, यानी मुंतकिल हो जा रहा है। जो मर्ज है, मर्दी कैफियत है, वो बुखार से क्या हो जा रहा है, दानों वगैरह की सूरत में तब्दील हो जा रहा है। तो ऐसे बुखार को हम कहते हैं, बहरान को कहते हैं बहरान इंतकाली, ठीक है। फिर तहल्लुल का मतलब ये होता है इस सूरत में बदन के अंदर कोई अजीम तगैर रूनुमा होता है, और बुखार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और 2-4 दिन के अंदर तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। अब ये क्लासिकल अगर देखना है कि बुखार के तीनों दर्जा, तो एग्जाम्पल दिया है कि जामिया में सब बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। यानी मलेरिया के केस में हम सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने मिलते हैं कि शुरुआत में हल्की सी ठंडक लगेगी, फिर खूब तेज बुखार आएगा, फिर पसीना होकर बुखार छूट जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम हुम्मा की जो जिन्स है, पहली हुम्मा यौम। हुम्मा यौम को एक रोजा बुखार या हल्का बुखार कहा जाता है, हाँ? ये बैरूनी असबाब की वजह से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो असबाब होता है अमूमन ये बैरूनी असबाब होता है, ख्वाह वो असबाब बदनी हो या नफसानी हो, ठीक है। बैरूनी असबाब का मतलब ये है, चाहे वो हवा बयार इस तरीके से ओला बाला ये सब लग जाए, या फिर असबाब बदनी हो सकता है, शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, गर्म ग़िज़ाएं, या नफसानी यानी गम गुस्सा वगैरह। तो कुल मिला के हुम्मय्युम कहते हैं कि इसको जो एक रोजा बुखार हो और जिसके असबाब जो होते हैं वो बैरूनी होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हुम्मय्युम में बगैर लर्दे के शुरू होता है और बगैर पसीने के आता है। इसकी क्वालिटी होती है हुम्मय्युम की, इसमें अमूमन न लर्दा देखने को मिलेगा और ना, यानी कुल मिला के जो हुम्मया के दर्जात होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हुम्मयुम में किसी इलाज की अमूमन जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम तदाबीर का इख्तियार करते हैं, ठीक है। बुकरात का कौल है कवी और तेज बुखार अफूनत से पैदा होता है। तो बुकरात ने बताया था अगर कोई तेज बुखार हो रहा है, कवी बुखार हो रहा है, तो वो अफूनत के ही नतीजे में होगा, हुम्मयुम नहीं होता है, ठीक। जालिनूस का कहना है कि हुम्मयुम कभी 2 दिन तक नहीं बल्कि 6 दिन तक। तो जालिनूस ने बताया था हुम्मयुम 6 दिन तक बाकी रहता है, यहाँ गलत लिखा है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, 6 दिन है, ठीक है। तो अमूमन हुमायूं 1 से 2 दिन तक रहता है मैक्सिमम, लेकिन जालिनूस ने बताया था हुमायूं 6 दिन तक रह सकता है। हुमायूं अगर 3 दिन से तजावुज कर जाए तो इसका मतलब ये है कि एक रोजा बुखार मुंतकिल होकर हुम्मा अफूनत में हो गया कन्वर्ट। तो अगर हुमायूं जो है 3 दिन से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब अब ये कन्वर्ट होने जा रहा है हुम्मा अफूनत में।
करेंगे हुम्मयम की अक़साम की, ठीक है। तो हुम्मयम कुल कितनी किस्में हैं, बताओ भाई जल्दी से। 23। 23 ये आएगा। हाँ, इसमें कंफ्यूजन फिर मत होइएगा, बहुत ग्रुप एंड वन सवाल लोग पूछते रहते हैं, तो कुछ नहीं है 23, क्योंकि उन्होंने भी लिखा है। हुम्मयत कानून में भी बाकायदा 23 अक़साम बयान किए गए हैं, और यहाँ भी। तो पहले बार अक्लमंद कोई इंसान होता है तो इस तरह के सवालात नहीं पूछता, बेवकूफी वाला है। फिर भी अगर पूछा जाएगा तो आप 23 करेंगे। अब पढ़ते हैं एक एक को, सिर्फ नाम सुन लीजिए, उसी का माना होता है और कुछ नहीं होता। हुम्मे गम्मिया, गम्मिया मतलब गम से बना हुआ है। तो गम की वजह से किसी को गम की ज्यादती हो जाती है, उसके नतीजे में जो बुखार आता है उसको कहते हैं हुम्मे गम्मिया। ठीक है। इसमें होता क्या, रूह जो है गम के नतीजे में क्या होता है, हमने बताया था ना, रूह अंदर की तरफ जाके कैद हो जाती है, तो उसी वजह से बुखार आ जाता है। तो रूह अंदर की तरफ जमा हो जाती है, उसके नतीजे में क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। इसमें कारूरा आतिशी या नारी हो जाता है। ठीक है। और नफ्स ज़ईफ मिलेगा, गम की हालत में नफ्स ज़ईफ ही मिलता है। ठीक है। यहाँ है तो उसमें टेलमी शॉर्टेन और एमलोडिपिन लिख दो। बस चार साल्ट लिखो, हाँ, टेलमी शॉर्टेन और एमलोडिपिन, टेलमी 40 उसमें 40 mg और एमलोडिपिन 5 mg। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हुम्मे हम्मिया। हम्मिया कहते हैं तरद्दुद का बुखार, हम वाला बुखार। ठीक है। तो तरद्दुद की वजह से हम की वजह से जो बुखार होता है उसको हुम्मे हम्मिया कहते हैं। ठीक। एक होता है हुम्मे फजिया। फजिया कहते हैं डर को, तो माना सब याद रखिएगा, यही सब आता है। तो डर का बुखार जो होता है वो फजिया कहते हैं, जैसे किसी चीज से डर लग जाए, किसी को किसी इंसान से डर लग जाए, जानवर से लग जाए, किसी हालात से डर लग जाए। एक होता है हुम्मे फिक्रिया, फिक्र की वजह से बुखार कभी कभी लायक हो जाता है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हुम्मयम की किस्में होती है। एक होता है जो जब भी हुम्मे फजिया होगा तो वहां भी नफ्स क्या हो जाएगा, जयीफ हो जाती है, डर की हालत में भी नफ्स जयीफ मिलती है। हुम्मे योम हमिया और फिक्रिया में नफ्स ज्यादा कवी होता है। ठीक, क्योंकि हम सोच विचार में लगे होते हैं। और मीठे पानी के नीम गर्म आफजन में बिठाना, नीम गर्म शीरी पानी से हमाम कराना, ये हुम्मे गम्मिया हमिया फजिया वगैरह में मुफीद होता है। ठीक है। क्योंकि रूह क्या हो जाएगा, जो अंदर कैद है वो बाहर की तरफ आ जाता है, इसीलिए ये सब किया जाता है। एक होता है उम्मे फरहिया, फरहत से बना हुआ है, तो फरहिया कहते हैं खुशी का बुखार। तो बहुत ज्यादा खुशी के नतीजे में भी कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसी हालत को कहते हैं हुम्मे फरहिया। एक होता है हुम्मे गजबिया, यानी गजब व गुस्सा जिसको कहते हैं, तो गुस्से की वजह से बुखार आ जाता है कभी कभी। तो ऐसे कहते हैं, अभी मैंने बताया था गुस्से की हालत में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या हम कभी एक्सरसाइज करते हैं तो भी बढ़ जाता है, लेकिन उसे हुम्मा नहीं कहेंगे। लेकिन जब ये लंबे समय तक बरकरार रह जाए, जैसे किसी को गुस्सा बहुत आया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, गुस्सा खत्म हो गया लेकिन बॉडी टेम्परेचर अभी भी बढ़ा रह रहा है, तो ऐसी हालत में उसको हम कह देते हैं हुम्मे गजबिया। ठीक है। उसके बाद हुम्मे गजबिया में जो नब्ज होगी क्या होगी, गुस्से में वही हालत होगा, अजीम होगी, कारूरा वगैरह सुर्ख मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हुम्मे सहरिया होता है। सहर का मतलब क्या होता है, बेदारी। तो कोई बहुत लंबे समय तक रात में 2 दिन 3 दिन जग गया, तो ऐसे नतीजे में क्या होता है, बेदारी की वजह से उसको बुखार लायक हो जाता है। ठीक है। इसमें नब्ज सगीर मिलती है। राजी के नजदीक बेदारी की वजह सफरा ज्यादा बनता है, लिहाजा हुम्मयम सहरिया में चेहरा और बदन जर्द हो जाता है। तो राजी ने बताया था जब कोई बेदारी ज्यादा करता है तो ऐसी सूरत में सफरा ज्यादा बनता है। तो सफरा ज्यादा बनेगा तो ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, चेहरा और बदन जर्द मालूम होने लगता है। तो इससे भी हम तशखीस कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है हुम्मे ताबिया। ताबिया कहते हैं ताबो तकान, थकान को कहते हैं हम लोग ताबिया, ताब से बना हुआ है। तो ताब कहते हैं थकान को। तो कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा काम काज कर लिए, थक गए, तो उसके नतीजे में ही हल्की सी फीवर आ जाता है, तो उसी को कहते हैं हुम्मे ताबिया, यानी मेहनत तो मशक्कत की ज्यादती। जैसे हम लोग लेबर काम नहीं किए कभी, लेबर का काम करनी है तो हो जाता है। ठीक है। या लेबर ही जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा बेचारे को काम दे दिया गया, तो ऐसी सूरत में कभी कभी बुखार आ जाता है। ठीक है। हुम्मे ताबिया में रोगन बनफशा लगाना, खासकर हमाम के बाद, बहुत मुफीद होता है। ठीक है। उसके बाद हुम्मे योम इसहालिया, कभी कभी दस्त आ जाता है लोगों को, दस्त आने के नतीजे में ज्यादा तो भी बुखार आ जाता है, क्योंकि मवाद खारिज हो जाते हैं ज्यादा जिस्म के अंदर से, तो उसकी वजह से इस्तराब पैदा हो जाता है, हैजान पैदा होता है, तो उसकी वजह से बुखार आ जाता है। एक होता है हुम्मे गशिया, कभी कभी गशी की वजह से बुखार आ जाता है। ठीक है। तो उसको कहते हैं हुम्मे गशिया। हुम्मे जोतिया व अतशिया, कभी कभी जुइया जो होता है, जू कहते हैं भूख को, अतशिया कहते हैं प्यास को, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख प्यास के नतीजे में भी बुखार आ जाता है, तो उसके कहते हैं हुम्मे जुइया व अतशिया। ठीक है। उसके बाद हुम्मे सुद्दिया, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसके नतीजे में भी क्या होता है, बुखार आ जाता है। जैसे कभी कभी आपके आके यूरेथ्रा में फंस गया स्टोन, तो कुछ नहीं है, कोई माताफुन नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उस स्टोन को निकालने के लिए प्रेशर इतना एग्जर्ट करता है बॉडी, वो हमारी तबीयत, उसके नतीजे
में बुखार आ जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हुम्मे सुदिया। उसके बाद आता है एक हुम्मे यौम में सुद्दिया, वो बुखार है जो 3 रोज या उससे भी ज्यादा तक कायम रहता है, ठीक है, यही लंबे समय तक रहता है और ये मुंतकिल होता है। अब कभी मादा वहां से हट नहीं पाया तो फिर वहां इकट्ठा होने लगेगा, इकट्ठा होने होते वहां ताफुन पैदा हो जाएगा, तो हुम्मे अफूनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सुद्दिया जो होता है वो ताफुन हमेशा अक्सर अफूनिया में कन्वर्ट हो जाता है। हुम्मे यौम वर्मिया, वर्म के नतीजे में बुखारों का आना, उसको कहते हैं हुम्मे यौम वर्मिया, ठीक है। जैसे चोट लग गई, अचानक वर्म हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, बुखार आया, फिर वो सही हो जाता है, दोबारा बुखार नहीं आता। तो अचानक जो होता है वैसोडाइलेशन और जो सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं उसके नतीजे में तुरंत होता है, फिर बाद में वो सही हो जाता है। अब परमानेंट रह जाए तो तापुन वहां पैदा हो जाता है, उसके नतीजे में होता है तो फिर अपुनी हो जाता है। हुम्मैय्युम मुरमिया में जो नब्ज होता है वो सरी होगा, अजीम होगा, ठीक है, क्योंकि वही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वहां पे कंजेशन होता है इस नतीजे में। एक होता है हुम्मैय्युम शमसिया, जिसको हम कहते हैं धूप का बुखार, ठीक है। तो कभी कभी लोगों को धूप लग जाती है तो उसको कहते हैं हुम्मयम शमसिया, ठीक है। उसके बाद एक होता है हुम्मयम इस्तेहसाफिया। इस्तेहसाफिया वो होता है जब जिल्द के जो हमारे मसामात होते हैं, जो स्किन पोर्स होते हैं, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक मतलब मैल कुचैल हो गया, गंदगी हो गई, जो भी हो गया, तो इस नतीजे में जब ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होगा, जो जियान हरारत होता है, हीट लॉस हमारे बॉडी से होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों फॉर्म में होते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हरारत अंदर कैद हो जाती है और इस नतीजे में क्या होता है, उम्र इस्तेहसाफिया होता है, ठीक है। हुम्मयम शराबिया या गिदाइया, कभी कभी लोग दबा के कहीं दावत मिल गया, खा लिया हचक के, कभी कभी पीने के लिए कुछ मिल गया अच्छी चीजें, या शराब ही हो गया या पीने की कोई भी मशरूबात हो गए, तो ऐसी सूरत में भी बुखार पैदा हो जाता है, तो उसको कहते हैं हुम्मे शराबिया या गिदाइया, ठीक है। एक होता है हुम्मे कशफिया। कशफिया कहते हैं यबूसत का। तो कभी कभी यबूसत, खुश्की पैदा हो जाती है जिल्द के अंदर, तो उसके नतीजे में हुम्मे कशफिया हो जाता है। तो बहुत ज्यादा खुश्की जिल्द के अंदर पैदा हो गई, उसके नतीजे में बुखार पैदा हो जाता है, उसको कहते हैं हुम्मे कशफिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है हुम्मे कशफिया, हुम्मे इस्तेहसाफिया। इस्तेहसाफिया में मसामात बंद होते हैं, कशफिया में यबूसत पैदा हो जाता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट काज होता है वो नहाने वहाने से नहीं, जैसे होता नहीं, कुछ लोग बहुत होते हैं महीना महीना भर नहीं नहाते, तो ऐसे लोगों को हो सकता है, ठीक है। एक होता है हुम्मयुम नजलिया, यानी नजले वगैरह के नतीजे में जो वो नजला हुम्मा पैदा होता है उसको कहते हैं हुम्मयुम नजलिया, लेकिन यौम वाला होता है, डेली एक दिन हुआ तब। अगर वो नजले में फिर वही होगा, ताफुन अखलात में पैदा हो गया और वो लंबे समय तक नजला रह गया, दायमी हो गया, तो वो फिर हुम्मे फूनिया में आ जाता है, ठीक है। तो थे दीज आर ऑल अबाउट हुम्मे यौम, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हुम्मे दिक की। हुम्मे दिक कहते हैं ट्यूबरकुलर को, इसके मुतरादिफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुम्मा, जिसको हम तप के नाम से जानते हैं, तो तपदीक कहते हैं इसको, ठीक है। तो तपदीक कह सकते हैं या इसी को बारीक बुखार कहते हैं। दिक का मतलब ये होता है बारीक, ठीक है। तो दिक का मतलब बारीक और तप मतलब बुखार, तो ऐसे को कहेंगे हुम्मे दिक या बारीक बुखार। या इसी को कहते हैं जबूल। जबूल का क्या मतलब होता है, घुलना, क्योंकि इसमें मरीज क्या हो जाता है, देखो घुल जाता है एकदम, बिल्कुल दुबला पतला होता है, चला जाता है। या इसी को कहते हैं अलसिल वल सिलसिलाल, यानी लागरी को कहते हैं इसी को, तो तीस का नाम याद रखिएगा, अलसिल वल सिलाल, ठीक है। अलसिल वल सिलाल कहते हैं हुम्मैदिक को, या लागरी, ठीक। इसकी तारीफ ये होती है, हरारत गरीबा है जो आज़ा असलिया को बतदरीजी घुला देती है। तो वो हरारत गरीबा है जो हमारे असली आज़ा हैं, यानी लंग्स, स्पेशली लंग्स में, या कोई भी आज़ा मुतासिर होगा, ये तो दिख कहीं से भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलर के नतीजे में, पॉट स्पाइन के नतीजे में, लंग्स में, ब्रेन में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तो जो भी नतीजे हों, तो इसमें क्या होता है, आज़ा असलिया में जहाँ पे वो लाहिक होगा तो क्या करता है, उसको भी घुला देता है। इसके नतीजे में पूरी बदनी रतूबत क्या होती है, फना हो जाती है, और आदमी दुबला पतला होता चला जाता है। बुकरात ने बताया था दिक और सिल एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। हम लोग जो दिक और सिल, एक्चुअली में अतिब्बा ने इसके इख्तलाफ रखा, दिक अलग मानते हैं और सिल सिल अलग मानते हैं। दिक एक्चुअली में बुखार की किस्म माना जाता है, और सिल हम लोग ट्यूबरकुलोसिस मादे सिलिया को कहते हैं, ठीक है। हुम्मदिक के असबाब साबका में हुमियात मुहतरका है, यानी अगर पूछा जाए हुम्मदिक का सबब क्या है, असबाब साबका यानी कोई पहले का जो सबब रहा हो उसके नतीजे में हुम्मदिक अगर पैदा हो रहा है, तो हुम्मे मुहतरका किसी को अगर लायक हो जाता है, तो यानी सफरा का एहतराक हो जाए, दम का एहतराक हो जाए, तो ऐसे नतीजे में हुम्मदिक पैदा हो सकता है। या फिर हुमियात मुताविला होता है, यानी लंबे समय तक कोई बुखार रह गया तो फिर हुम्मदिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो हुम्मदिक के असबाब साबका जो हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं, हुम्मियात मुहतरका या हुमियात मुतावेला। मुतावेला मतलब तवील मुद्दत तक बुखार रहने वाला। जालिनूस ने बताया था कि जब ज़लकुल ईमा की मुद्दत दराज हो जाती है, उसके बाद हुम्मे खफीफा नमूदार हो और किसी तरह यह मालूम हो जाए कि कल्ब और नवाही कल्ब में यबूसत लाइक हो गई है, तो हुक्म लगा देना चाहिए कि तब्दीक हो गया है। जालिनूस ने बताया अगर किसी को ज़लकुल आमा की शिकायत है
और जलकुलामा बहुत लंबे समय तक रह गया, और उसके बाद उसको हल्का सा बुखार आया। बुखार आने के बाद कल्ब के या उसके इर्द गिर्द में यबूसत लायक हो जाए, यानी कल्ब में यबूसत लायक हो जाए या आसपास की चीजों में, यानी लंग्स में, मीडियास्टिनम में, तो फिर क्या कहिए, ऐसी हालत को हम कह देंगे कि उसको दिक हो चुका है। ये जालिनूस का कौल था। ठीक है, तो अच्छा सा सवाल बन सकता है यहाँ पे। जैसे भी मैंने हुमायूं में, हुमा में पढ़ा दर्जात, उसी तरीके से दिक के भी तीन दर्जात होते हैं। ठीक है, पहला दर्जा जो होता है उसी को हम कहते हैं दिक का दर्जा। दिक उसी नाम से लिया गया, दिक का मतलब बारीक होता है। तो इसमें क्या होता है, हरारत गरीबा उरूक की रुतबतों को फना कर चुकी होती है। तो पहले दर्जे में जो उरूक की रतूबतें होती हैं वो फना होती हैं। दूसरे दर्जे को जबूल का नाम दिया जाता है। तो पूछा जाता है पहला दर्जा जैसे वहां सर्दी का था, बुखार का था, हरारत बढ़ने का था और इन्हेतात का था, इसी तरीके से दिक में पहला दर्जा जो होता है वो दिक का दर्जा होता है, यानी इसमें उरूक की रुतुबतें फना होती है। दूसरा दर्जा जो होता है वो जबूल का होता है। जबूल में क्या होता है, रतुबतें तल्लिया फना होती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। तो वहां उरूक के अंदर वाली फना होंगी, और दूसरे दर्जे में उरूक के बाहर वाली फना होती है। ठीक है, जिस पर रतुबतें तल्लिया के नाम से जानते हैं। ठीक। तीसरा जो दर्जा होता है उसे मुफत्तित कहते हैं। मुफत्तित का मतलब आप लोग जानते हैं, रेजा रेजा हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, या इसी को मुहशिफ कहते हैं। मुहशिफ कहते हैं बोसीदा हो जाना। ठीक है, तो बोसीदा यानी मतलब, बोसीदा का मतलब ये होता है कि खराब हो जाना। ये वो दर्जा है जिसमें रतूबत असलिया और रतूबत खुसिया और रतूबत जौहरिया सब फना हो जाते हैं। तो पहले में क्या होगा, रतूबत जो उरूक के अंदर होंगे वो फना होंगे। दूसरे में रतूबत तल्लिया फना हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और तीसरा जो दर्जा होता है इसमें उसको खुसिया यानी सेल के अंदर के भी रतूबतें फना हो जाती हैं। ठीक है, अबू सहल मसीह के नजदीक जो ये ज्यादातर अतिब्बा का एक क्लासिफिकेशन था, लेकिन अबू सहेल ने अपना कुछ क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने पहले दर्जे को भी दिख बताया था। उन्होंने बताया था रतूबत असलिया सिर्फ गर्म होती है, फना नहीं होती, उन्होंने बताया था। ठीक है, दूसरे दर्जे में जबूल जो होता है, यहाँ पे रतूबत असलिया फना होने लगती है, लेकिन पूरे तौर पर नहीं होती है। और तीसरे दर्जे में वही है, पूरा फना हो जाएगा। ठीक, तो रतूबत असलिया के ताल्लुक से इन्होंने सिर्फ बताया था कि पहले दर्जे में सिर्फ रतूबत असलिया गर्म होगी, अबू सहेल मसीह ने बताया। दूसरे दर्जे में फना होगी, लेकिन पूरे तौर से नहीं। तीसरे दर्जे में पूरे तौर पे फना हो जाती है। ठीक, मसूर और फिर अब साहिब कामिल यानी मजूसी ने भी अपना कुछ ज्ञान बांटा है। तो उनके हिसाब से क्या है, तो उन्होंने बताया था पहले दर्जे ये है कि छोटी छोटी रगों के रतूबत फना होंगे, यानी रुकशारिया वगैरह के। दूसरे दर्जे में गोश्त जैसे नरम आज़ा की रतूबतें फना होंगी। तो इन्होंने इस तरीके से बताया, पहले दर्जे में छोटी रगों की रतूबतें, दूसरे दर्जे में नरम और गोश्त जैसे आज़ा की रतूबतें, और तीसरे दर्जे में जो होता है वो आज़ा में मौजूद जो दशबूजी रतूबात है, जो मोटे होते हैं, वो फना होने लगते हैं। ठीक है, जिसका ताल्लुक हरारत उस्तुकुसिया और रतूबत असलिया से होता है। तो मसीही ने बताया था असलिया के ताल्लुक से सिर्फ रतूबत असलिया पहले गर्म होगा, दूसरे दर्जे में फना होगा, तीसरे में पूरे तरीके से। मजूसी ने बताया कि पहले दर्जे में छोटी रगों की रतूबतें फना होंगी, दूसरे दर्जे में गोश्त वगैरह की रतूबतें फना होंगी, तीसरे दर्जे में जो मोटी रतूबतें होंगी वो फना हो चुकी होंगी, यानी रतूबतें उस्तुकुसिया वगैरह। अब नफ्स की बात करें तो पहले दर्जे में नफ्स मुतवातिर और ज़ईफ मिलता है। ठीक है, दर्जात के हिसाब से अगर देखा जाए। और हुमैदी की एक अलामत ये होती है कि खाने के बाद बदन के अंदर हरारत ज्यादा होती है। आदमी जब खाना खाता है तो उसके बाद, वैसे हर किसी के बॉडी के अंदर जब भी आप खाना खाएंगे तो थोड़ी सी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है। तो हीट प्रोडक्शन होता है जब भी मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन प्रोसेस होता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है पोटेंशियल, वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो उस नतीजे में हीट प्रोडक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं जब खाना खाते हैं तो हल्की सी हरारत सबकी बढ़ती है, लेकिन हुमैदिक वालों में कुछ ज्यादा होती है, यानी पता चलने लगता है वो। ठीक है, पेशाब में चिकनाई का होना इसहाल जुबानी हुमैदिक के तीसरे दर्जे यानी मुफक्फत की अलामत है। अगर पेशाब में चिकनाहट आने लगे और क्या हो जाए, इसहाल जुबानी पिघला हुआ जो होता है इसहाल वो आए, तो ये हुमैदिक का तीसरे दर्जे की अच्छी खासी अलामत होती है। ठीक है, जब भी हम दवाई दिक देते हैं तो बकरी के दूध के साथ देते हैं, क्योंकि जो दवाई दिक होता है वो दूध के साथ इसलिए दिया जाता है कि बकरी के दूध को माना जाता है कि दिक के लिए मुफीद होता है, इसीलिए और बेहतर काम करेगा। ठीक, अर्क हरा भरा उम्मे दिक में मुफीद है, तो दवाई दिक, अर्क हरा भरा, कुर्स काफूर, कुर्स तबाशीर, ये सब दिए जाते हैं हमारे दिक में। ठीक है, आब कद्दू उम्मे दिक के मरीजों के लिए मुफीद है, तो आब कद्दू भी जो है वो हुम्मे दिक में दिया जाता है। तो कुर्स काफूर हो गया, कुर्स तबाशीर हो गया, जो इसाले दिक्की में मुफीद है। आब कद्दू दिक में दिया जाएगा, दवाई दिक दिया जाएगा बकरी के दूध के साथ, और हरा भरा भी दिया जाता है दिक के मरीज को, ये मुफीद होता है। एक नुस्खा गरीब गरीब समक होता है,
आया हुआ सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नुस्खा गरीब सिमक किस में दिया जाता है, तो आप कहेंगे सिल में दिया जाता है। अगर सिल और दिल दोनों दिया जाएगा तो आप दिल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नुस्खा गरीब समक क्या है, मछली है, क्या है ये, हैवान, नबातात, जमादात में से क्या है, बताओ जल्दी हैवान। से। गरीब समक होता है, मछली होती है, ठीक है। गाय का दूध दिक वसील और पुरानी खांसी के लिए मुफीद है। तो गाय का दूध, बकरी का दूध, ये सब में मुफीद होता है। दिक के मेवी को दिक बतनी, दिक मासारकी, सिले बतनी, जुबूल मासारकी, ये सब कहा जाता है। अगर मैदे में दिक पैदा हुआ, इंटेस्टाइनल दिक, ट्यूबरक्लोसिस जो है, उसको हम दिक बतनी भी कहते हैं, दिक मासारकी भी कहते हैं, सिले बतनी कहते हैं, जुबूल मासारकी कहते हैं, ठीक है। तो इसके सारे नाम है। दिक्कत में भी अगर बच्चों को आरिज हुआ तो इसे दिक्कत इत्फाल कहते हैं। जैसे निमोनिया बच्चों को हो जाता है तो डिब्बा इत्फाल के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से बच्चों को अगर इंटेस्टाइनल टीबी हो गया तो उसको दिक्कत इत्फाल कहते हैं, या सूखा और मसान कहते हैं इसी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिक्कत में भी बच्चों में अगर है तो उसको सूखा या मसान कहा जाता है, ठीक है। पहले जमाने में मसान का रोग बोलते ही थे इसको। एक होता है दिक्कत शकुफा, ठीक, या दिक्कत हरम कहते हैं। तो बुढ़ापे में अगर दिक्कत पैदा होता है तो उसी को कहते हैं। असल में ये बुखार नहीं होता है, बल्कि जिस्म की लागरी होती है, ठीक है। इसमें रतूबतें तहलील हो जाती हैं, उसके वजह से क्या हो जाता है, मिजाज में खुश्की गालिब हो जाती है और हालत गरीबिया बुझ जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है, रतूबतें फना होती है, बुखार बुखार नहीं होता, उसी के नतीजे में खुश्की लायक हो जाती है और हालत गरीबिया बुझ जाती है। दिक के शकुका में दिक के दूसरे दर्जे यानी जबूल की अलामतें पाई जाएंगी। तो इसमें जब देखने को मिलेगा तो जबूल की अलामतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये थे हुम्मे यौम और हुम्मे दिकिया। लास्ट बचता आपका हुम्मे खिलतिया या हुम्मे अफूनिया। तो हम इसको कल पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह कल आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट में, ये तो हम पढ़ा ही देंगे, आप लोग लास्ट में दिया होगा ग़िज़ा और नुस्खे, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो आसान हो जाएगा। यहीं से अब मैम कंटिन्यू करेंगी। किसी को कहीं कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है।